विपक्ष तो ये भी बोल रहा है ना कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, घरेलू गैस महंगा हो गया। यूपीए के गवर्नमेंट में तो नहीं था, आपके गवर्नमेंट में सारी चीजें सब बेकार का बात है, इसमें कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार के साथ काम करना आपको कितना बेहतर लगता था? एक कोई किस्सा बताइए। मतलब इसीलिए नीतीश की कुछ छाया आप में दिखती है या आप बोलते बड़ा सधे हुए, मांझी जी अपने हिसाब से बोलते हैं। देखिए, हर कोई जीतन राम मांझी जी नहीं हो सकता। सब्सिडी तो संतोष बाबू दे ही सकते हैं ना। सब्सिडी दे रही है, कैसे सब्सिडी दे रही है? हम सम्राट चौधरी जी के कैबिनेट में भी आप कैबिनेट के हिस्सा हैं, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की खास चीज क्या है? देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी भी मुखरता के लिए जाना जाते हैं और क्विक एक्शन हम समझते हैं कि इनके अंदर जो राबड़ी आवास को लेकर के सियासत हो रहा है कि राबड़ी आवास जो है वो नहीं छीनना चाहिए। उनके गार्ड कब कर रहे हैं आप, कभी गमछा के बारे में बोल रहे हैं, कभी गार्ड छीन रहे हैं, आवास छीन रहे हैं। इसकी जरूरत है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि सत्ताधारी दल जो है वो बेकाबू हो चुका है। जीतन राम मांझी जी जो है वो अपने जुबान के लिए जाने जाते हैं, हमेशा कुछ करते हैं चर्चा। लेकिन संतोष सुमन जो है अपने काम के लिए जाने जाते हैं, बड़ा सधा हुआ बोलते हैं। आपकी राजनीतिक गुरु नीतीश कुमार है या फिर जीतन राम मांझी है? बिहार की जो स्थिति उस समय थी 23,800 करोड़ का जो बजट वो छोड़ के गए थे उनके माता पिता, उससे हम 3,47,000 करोड़ कर दिए हैं। क्या ये मानते हैं कि लोग हमको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रोटेशन है, पहिया घूमता रहता है तो नंबर सबका आता है। आज उनका नंबर है, कल मेरा भी आएगा, नंबर आएगा। इसमें मांझी जी हमेशा शराब की बात करते हैं कि थोड़ा थोड़ा तो गरीबों को पीना चाहिए। नकली बिक रहा है तो लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बिहार में रेवेन्यू की कमी भी है, तो आपको लगता है कि शराब चालू कर देना चाहिए बिहार में, या फिर बहुत अच्छा है कि शराबबंदी? वो आपके आवास, आपके पिताजी के आवास पर भी बोलते हैं। देखिए, वो मेरे पिताजी का आवास नहीं हो तो ज्योति मांझी जी के नाम से आवंटित है। जिस समय वो सांसद बने उसके बाद वो ज्योति मांझी जी के वो रिकॉर्ड में देख ली, ज्योति मांझी जी के नाम से जो बाराचट्टी की विधायक है उनके नाम से आवंटित की गई। इसमें हम रेगुलर रहते हैं, हमें तो ऑफर भी किया गया था कि बड़ा आवास ले लीजिए। कि नहीं, ठीक है, तो नहीं, आवास बड़ा चाहिए कि सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए। जब आप जनता की सेवा करती सब चीजों को छोड़ दीजिए। और लेकिन मांझी जी हमेशा फूटते हैं, इस बात को मानते हैं आप? नहीं, वो मांझी जी फुटते नहीं है। देखिए, आप लोग उस गलत इंटरप्रेट करते हैं। मांझी जी कार्यकर्ताओं की भावना को प्रकट करते हैं और करना भी चाहिए, नेता हैं। गया में आप लोग बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, क्या है उससे कितने लोगों को फायदा मिलेगा? क्योंकि आप हैं तो बिहार के मंत्री, लेकिन मगध शाहबाद तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आने वाला समय में वहाँ रोजगार का जनरेशन होगा, वो इलाका समृद्ध होगा। और अभी भी जिन इलाकों में कभी आप कल्पना नहीं करते थे उस तरफ जाने का, वहाँ 4 लेन रोड बन रहा है। शिक्षा की जो बात करते हैं इसको तो तेजस्वी जी भी मानते हैं, उसका बैड इफेक्ट उनको हुआ है। उसका प्रिकॉशन जो हुआ वो टॉपिक पर आ गए थे, आपको याद होगा। तो आप नीतीश कुमार जैसा करते हैं। देखिए, बात करने से नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी में क्या फर्क? नीतीश कुमार अगर ये वो काम करते हैं, सम्राट चौधरी जी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रहे हैं, आपके परिवार का हमले हो गया। देखिए, हम समझते हैं कि राम राज्य में भी इस तरह की घटना होती थी। वैसे तो देश में तमाम नेता गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है गरीबों तब कोई बोलता नहीं। लेकिन अगर मुखर तरीके से कोई बोलता है तो उसका नाम है जीतन राम मांझी। और आज उनके बेटे और हमारे साथ जो है लघु सिंचाई मंत्री संतोष सुमन जी। संतोष सुमन जी की अपनी एक अलग पहचान है। जहां मांझी जी बेबाक तरीके से बोलते हैं, वहीं संतोष कुमार सुमन जी बहुत सूझबूझ के साथ बोलते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार हर कदम हर वाक्य को सोच कर बोलते थे, वैसे ही संतोष कुमार सुमन जी बोलते हैं। संतोष जी, स्वागत है आपको भी बहुत धन्यवाद। संतोष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय से मंत्री हैं, नीतीश कुमार के साथ भी आपने काम किया, सम्राट चौधरी के भी मंत्रिमंडल में आप काम कर रहे हैं। आपने अब तक क्या किया है और क्या योजना है संतोष जी का? देखिए, संतोष जी एक व्यक्ति, हम लोग जब काम करते हैं जब मिनिस्टर, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सरकार काम करती है और जनता ने हमें चुन के भेजा है। तो हम उनके किए गए उनके वादे को, उनको कैसे उनकी सहूलियत हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने एक संकल्प लिया था, 7 निश्चय लागू की थी। कृषि रोड मैप उन्होंने लागू किया था। उसी 7 निश्चय पार्ट 3 उनके ही बनाए हुए अब चल रहे हैं
और उसमें हमारा विभाग भी आता है जो कि लघु जल संसाधन विभाग है। और हमारे विभाग की सोच है और हमारा संकल्प है कि हम हर खेत तक पानी पहुंचाएं जो हमारे अन्नदाता हैं। और हमारी जो अर्थव्यवस्था की, बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो उनके खेतों पर कैसे पानी पहुंचाएं ताकि उनके खेतों में हरियाली आए और खुशहाली आए, समृद्धि आए। इसके लिए हम लोग काम करते हैं और वो हमारे पास विभिन्न तरह की योजनाएं हैं। उस योजना के आधार पर हम काम करते हैं। हम पानी को अंडरग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज हो उसकी व्यवस्था करते हैं, कैसे अंडरग्राउंड वाटर से हम पटवन का भी काम करें उसके लिए भी हम काम करते हैं। तो ये सारी योजना है और आने वाले समय में और भी नई योजनाओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जैसे माइक्रो इरिगेशन के ड्रिप इरिगेशन की बात होती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है भारत सरकार की योजना, उसके माध्यम से भी हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं। हम लोग ऐसे इलाकों में भी काम करते हैं जहाँ की पहाड़ की तल्ली है, जहाँ पर बंजर भूमि है, वहाँ पर पानी को रोक करके एक रिजर्वायर बना करके वहाँ से फिर चैनल बना करके पैन बना के हम आगे काम करते हैं। तो हमारे आपके इलाके में ही उत्तर कोयल परियोजना है जो मगध के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हुआ, चल रहा है, कब तक होगा? देखिए वो जो योजना है वो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन हमें भी उसकी जानकारी है। काम है तो सारा चीज़ का वो हो चुका है और हम समझते हैं कि आने वाला एक आध 2 साल के अंदर में पूरी तरह से प्रभारी मंत्री रहे। जी निश्चित तौर पर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम समझते हैं 1-1.5 साल के अंदर में योजना पूर्ण कर ली जाएगी। और एक बहुत अच्छी योजना है वो योजना गया के बुरारू और परैया के इलाकों के भी टच करता है। ऐसे हम समझते हैं कि हजारों 10,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचित होना है। तो भारत सरकार ने उस योजना को सैंक्शन किया है, स्वीकृति दी है और ये योजना निश्चित तौर पर पूरा होगा। हम ऐसा समझते हैं 1-1.5 सालों में सारा खत्म हो जाएगा। एक जानकारी ये कि कहा जा रहा है, विपक्ष ये बोल रहा है कि जिस तरीके से पहले स्मूथली काम हो रहा था अब नहीं हो रहा, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रहा है, खजाना खाली। इस बात में, इस आरोप में दम है या फिर विपक्ष का एक नैरेटिव है? देखिए विपक्ष है, विपक्ष कुछ न कुछ तो बोलेगा, बोलना भी चाहिए, जायज भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी आज विपक्ष के हैं वो माननीय तेजस्वी यादव जी हों जो विपक्ष के नेता हैं और जो इस तरह की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दो, हम 3,000 रुपया देंगे, हर महिलाओं को खाते में पैसा जाएगा, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, पेंशन हम बढ़ा देंगे। तो उस समय उनको ये गणित पता नहीं चल रहा था। उस समय उनको बिहार की बात, जो खजाने की आज बात कर रहे हैं, उस समय उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो सीएम बनते तो ये सब बात नहीं होती। ये देखिए सगुफा है उनके द्वारा। बिहार की जो स्थिति उस समय थी 23,800 करोड़ का जो बजट वो छोड़ के गए थे उनके माता पिता, उससे हम 3,47,000 करोड़ कर दिए हैं। हमारा जो इंटरनल सोर्स ऑफ इनकम है वो भी हमारा बढ़ा है, हमारे जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़ा है और हम दूसरे सोर्सों से भी पैसा इकट्ठा करके हम पूरी तरह से प्रबंधन मैनेजमेंट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, सब सोच समझ की योजना लाई है और हम बैलेंस तरीके से, वो तो कह रहे थे कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, हम 125 यूनिट फ्री इसलिए किए कि हम हमारे खजाने पर भी बोझ नहीं पड़े और जन कल्याण की जो योजना है वो भी कार्य हो। तो इसलिए ये सब बात फालतू के हम समझते हैं बकवास है, डस्टबिन में इसको डाल देना चाहिए। ऐसे लोग जो बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम सब कर देंगे और दूसरी तरफ जब नहीं मिला तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, खजाना खाली है। दो बात तो हो नहीं सकती है। आप इस खजाने खाली से कैसे आप देते और आज हम दे रहे हैं, तो आप इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। तो ये भी बोल रहे हैं ना कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, घरेलू गैस महंगा हो गया। यूपीए के गवर्नमेंट में तो नहीं था, आपके गवर्नमेंट में सारी चीजें। आप भी समझदार हैं, पत्रकारिता करते हैं। जब डीजल पेट्रोल की जो बात होती है, आपको पता है कि हम कहीं से इंपोर्ट करते हैं, बनाते नहीं। अपनी आपूर्ति का हमारी जो खपत है उसका हम 80% कहीं से मंगाते हैं, 80 या 90% मंगाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम उसको मंगाते हैं, और एक जरूरी भी है, एसेंशियल सोर्स है, उसके एक तरह से लाइफलाइन है, उसके बगैर हमारा काम भी नहीं होगा। तो वो हम पर तो निर्भर है नहीं, वो वैश्विक स्तर पर निर्भर है। और जिस तरह से अभी वैश्विक स्तर पर मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस चल रहा है और हाँ वो उस जगह पर, और वहीं से वो आ रहा है,
तो निश्चित तौर पर एक कुछ परेशानियां हैं, और वो वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल बढ़े हैं, और वो बढ़ने के बावजूद भी भारत एक ऐसा देश है कि मात्र हम 4% वृद्धि किए हैं। आप अगर यूएसए को लें, जो कि सबसे डेवलप कंट्री अपने को माना जाता है, 51.4% या 7% वहाँ क्रूड तेल में वृद्धि हुई है। उससे सारे कंट्री को आप लीजिएगा तो भारत सबसे कम वृद्धि करा, वही हम अभी बढ़ाए हैं। सब्सिडी तो संतोष बाबू दे ही सकते हैं ना, सब्सिडी दे रही है। कैसे सब्सिडी दे रही है? हम तो बैठ छोड़े हैं। हम 10 रुपया फिर जीरो कर दिए हैं पेट्रोल पर, डीजल पर 3 रुपया ही मात्र ले रहे हैं, जो कभी 16 रुपया 13 रुपया लिया जाता था। तो हम अपने स्तर से, सरकार अपने स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी व्यवस्था की है। आप देखिए कि हमारी जो तेल कंपनियां, उसको पर डे 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब हम कुछ बढ़ा है 4%, तो उनको 600-700 करोड़ रुपया हो रहा है। तो हमारे तरफ से है कि जनता के ऊपर भार न पड़े, पूरी कोशिश। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होता है। विपक्ष के नेताओं को समझना चाहिए कि उनके समय में जब क्रूड ऑयल 40-50 रुपया था, तब वो रेट बढ़ाते थे, उससे भी कम था। और आज जब हम वैश्विक स्तर पर 110 रुपये बैरल प्रति बैरल जब बढ़ रहा है डॉलर, तो उस हिसाब से भी हम कंट्रोल किए हुए हैं। तो हमारी प्रबंधन क्षमता को भी उनको समझना चाहिए, लेकिन उनको समझ में तो आता नहीं है। वो सिर्फ हल्ला करने में विश्वास रखते हैं। यही कारण तो है कि पूरे देश से खात्मा हो रहा है उनका। बिहार में तेजस्वी यादव जी उसी राह पर चल चुके हैं, राहुल जी के राह पर। तो आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। जो पार्टी अपने आप को बड़ी पार्टी कहती है कि हमारा इतना सामाजिक न्याय की पार्टी करती है, पूरे प्रोद्धात है, तो कहाँ सामाजिक न्याय के गरीब तबका को वोट कहाँ दे रहा है? और जब वोट नहीं मिलता तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, मैनेजमेंट के तहत सरकार जीती है। तो आप जब जीत जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो ये सब बेकार का बात है, इसमें कोई दम नहीं है। संतोष जी, जीतन राम मांझी जी जो है वो अपने जुबान के लिए जाने जाते हैं, हमेशा कुछ बोलते हैं, चर्चे में आते हैं। लेकिन संतोष सुमन जो है अपने काम के लिए जाने जाते हैं, बड़ा सधा हुआ बोलते हैं। आपके राजनीतिक गुरु नीतीश कुमार है या फिर जीतन राम मांझी है? देखिए, श्री जीतन राम मांझी जी हमारे पिता हैं, और निश्चित तौर पर जब हम होश संभालें, और जब एक बचपन से जब युवा होता है और जब कुछ अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, तो एक आदर्श होते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने फादर को ही, वहाँ से जहाँ से आप रहें, जिस पर आप भी अपने पिताजी को देख के बड़े हुए हैं, अपने माँ ने आपको सिखाया, तो माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। और निश्चित तौर पर उनसे हम सीखे हैं। तो वो कहने के लिए नहीं है कि गुरु हैं, वो हमारे, तो हम सारा चीज़ हमारे लिए हैं, और जो भी हम हैं हम उन्हीं के कारण हैं। तो निश्चित बात तो आप नीतीश कुमार जैसा करते हैं। देखिए, बात करने से नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी में क्या फर्क? नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, आप सोचिए कितना विश्वास रहा होगा। तो ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के भलाई के लिए, विकास के लिए बात किए, काम किए। तो हम लोग भी बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हीं के जैसा बात होगी। नीतीश कुमार के साथ आप काम किए, नीतीश कुमार के साथ काम करना आपको कितना बेहतर लगता था? एक कोई किस्सा बताइए। देखिए, नीतीश कुमार जी एक युग पुरुष हैं, और उनकी प्रशासनिक क्षमता मैंने देखी है, और उनकी जो याददाश्त थी और उनके जो कंट्रोल था, हम समझते हैं कि अपने आप में काबिल तारीफ है। इसलिए इतने दिनों से इस बिहार जैसे राज्य को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। तो उनसे कुछ सीखने को हमें मिला है। और जो टेम्परामेंट होता है, जो धैर्य होता है, और सब चीज़ों को समझ के भी अपने आप को बैलेंस करके रखना, एक चीज़ उनसे हमने सीखा है। मतलब इसीलिए नीतीश का कुछ छाया आप में दिखती है या आप बोलते बड़ा सधे हुए, मांझी जी अपने हिसाब से बोलते हैं। देखिए, हर कोई जीतन राम मांझी जी नहीं हो सकता। संतोष सुमन अगर कहें कि हम जीतन राम मांझी हों, कभी संभव नहीं। हम उनसे सीखे हैं, और वो संघर्ष कर करके जीतन राम मांझी एक मुखर आवाज है, मानते हैं आप? जीतन राम मांझी मुखर आवाज है, और संघर्ष करके इतने बड़े पद को प्राप्त किया है, और उस संघर्ष को जिया है, और संघर्ष में वो आगे बढ़े हैं। हमें वो मौका नहीं मिला उस संघर्ष का, हमको तो जीतन राम मांझी जी का एक नाम मिला, उस कारण से हमें मौका मिला। इस बात को भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हमने कुछ सीखा है उस मौके में, तो उसका हम आपके समक्ष। सम्राट चौधरी जी के कैबिनेट में भी आप कैबिनेट के हिस्सा हैं, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की खास चीज क्या है? देखिए,
माननीय सम्राट चौधरी जी भी मुखरता के लिए जाने जाते हैं और क्विक एक्शन हम समझते हैं कि इनके अंदर जो क्विक एक्शन की क्षमता है और कोई चीज़ों को तुरंत काम करना है और प्रशासन पर कंट्रोल रख के रहना, एक जो अपराधी है हमारे समाज में जो इस तरह के डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं उनके अंदर भय का जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया है, हम समझते हैं कि आने वाले समय के लिए जो जिस तरह का आप सुनते हैं वो चीज़ों में बहुत कमी आएगी। अगर ये वो काम करते हैं सम्राट चौधरी जी, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रहे हैं, तो क्राइम भी हो रहा है, आपके परिवार पे हमले हुए गया में। देखिए, हम समझते हैं कि राम राज्य में भी इस तरह की घटना होती थी और बहुत डेवलप्ड कंट्री है न्यूयॉर्क। अगर पूरी दुनिया का सबसे क्राइम वाला सिटी देखिए तो न्यूयॉर्क आपको नजर आएगा। तो ऐसा ही इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आदतन उनको आदत हो जाती है, जैसे शराब पीने वाले को कितना भी कहिए उसका लीवर खराब हो रहा है, उसकी मृत्यु हो सकती है लेकिन पिए, तो ऐसे लोग दंडित भी किए जा रहे हैं, इनकाउंटर भी हो रहे हैं। बात शराब का छेड़ दी है तो जितना मांझी जी हमेशा शराब की बात करते हैं कि थोड़ा थोड़ा तो गरीबों को पीना चाहिए। नकली बिक रहा है तो लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बिहार में रेवेन्यू की कमी भी है, तो आपको लगता है कि शराब चालू कर देना चाहिए बिहार में, या फिर बहुत अच्छा है कि शराबबंदी है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर हमसे आप जानना चाहते हैं, शराब जो है, हम खास करके हम लोग जिस समाज से आते हैं, गरीब तबका से आते हैं और उस सामाजिक व्यवस्था में एक भैया मुसर समाज जो है वो ऐसा समाज है कि आज अगर सबसे नीचे स्तर पर है हर इंडिकेटर्स पर, ह्यूमंस के जो इंडिकेटर होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो भी हो, आप देखेंगे कि सबसे नीचे तबके पर उनका आता है औरों से कंपेरिजन करें। इसका एक ही कारण शराब है। शराब का सेवन सबसे ज्यादा अगर कोई करता है, अगर आप उसका सर्वे करें तो समाज करता है। तो ये अभिशाप है हमारे लिए। और हमारे समाज में जो भी आज आगे बढ़े हैं उनसे आप बात करेंगे तो पता चलेगा इस चीज से दूर है, चाहे वो संतोष सुमन हो, चाहे जीतन राम मांझी हो। तो आज अगर हैं तो अगर हम भी उसमें रहते तो निश्चित तौर पर हम इस जगह नहीं पहुंच पाते। तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हमारे लिए अभी साफ है, बंद हुआ था, हमारे लिए बहुत बड़ी बात अच्छा है। और हम माननीय मुख्यमंत्री ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं संतोष सुमन जी की शराबबंदी अच्छी बात है। अगर शराबबंदी नहीं होगा तो फिर गरीब इसके जाल में फंसे जाते हैं और उनका पूरा करियर, परिवार, सब कुछ बर्बाद होता है। तो ये शराबबंदी के पक्ष में है। संतोष जी, अब हम बात करें कि गया में आप लोग बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, क्या है उससे कितने लोगों को फायदा मिलेगा? क्योंकि आप हैं तो बिहार के मंत्री, लेकिन मगध शाहबाद को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जी, मैं आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी कृपा से हम समझते हैं कि गया जी पर जो योजनाएं आई है उसमें 2-3 योजना है। विष्णु कॉरिडोर है, बुद्धिस्ट कॉरिडोर है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो वहाँ बना है, एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप हो रहा है। गया के जो डोभी के आसपास के इलाके हैं और अमृतसर और कोलकाता कॉरिडोर का जो सेंटर होगा, जहाँ से सारी गतिविधियाँ, व्यापारिक गतिविधियाँ चालू होगी, गया में है। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय में वहाँ रोजगार का जनरेशन होगा, वो इलाका समृद्ध होगा। और अभी भी जिन इलाकों में कभी आप कल्पना नहीं करते थे उस तरफ जाने का, वहाँ 4 लेन रोड बन रहा है। वहाँ की ज़मीनें इतनी महंगी हो गई, लोग जो गरीब थे, जिनको लोग जंगली कह के बोलते थे, उस तरफ के लोगों को दक्षिणा खंड के लोग बोलते थे। हम लोग सुने हैं कि दक्षिणा आदमी है, पहाड़ तली में रहने वाला। तो वो जगह डेवलप हो रहा है, वो जगह सुंदर हो रहा है, तो देख के सुकून होता है कि जिस समय हम लोग बचपन में कभी हमारे रिलेटिव उधर रहते, जाने से डर लगता था। तो ये ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है और आने वाला समय में एक मॉडल के रूप में वो इलाका हो जाएगा और डेवलप इलाका हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर वहाँ रोजगार होंगे, बहुत सारे लोग, बाहर के लोग भी जमीन ले रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं और होटल बनेंगे। तो हम समझते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है। और हमारे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के समय काल में उनके सांसद रहते हुए काम हुआ है, तो यस उनको भी गया। तो मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो कृपा की है गया पर, हम लोग पर, ये निश्चित तौर पर सदियों तक याद रखा जाएगा। जाते जाते 2 सवाल आखिर लेंगे, छोटा छोटा लेंगे। पहला तो ये सवाल कि राज्यसभा में हमको कोई टिकट नहीं मिलता है, एमएलसी में कोई टिकट हमको नहीं मिलता है, जबकि हम जैसे ही पार्टी है आरएलएम और हमसे थोड़ा ज्यादा सीटों पर लड़ते हैं लोजपा, रामविलास। क्या ये आप मानते हैं कि हमको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक
रोटेशन है, पहिया घूमता रहता है तो नंबर सबका आता है। आज उनका नंबर है, कल मेरा भी आएगा, नंबर आएगा। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। सब देखिए, एनडीए में कहीं पर कोई फूट नहीं है, एनडीए पूरी तरह से बैलेंस है और सबको बात करके, सबसे बात करके कोई भी डिसीजन लिया जाता है। और हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर संतोष सुमन नंबर से आएगा। जब भी पूछा जाएगा तो एनडीए में ऑलवेज वेल रहेगा, लेकिन मांझी जी हमेशा फूटते हैं। इस बात को मानते हैं आप? नहीं, वो मांझी जी फूटते नहीं है। देखिए, आप लोग उस गलत इंटरप्रेट करते हैं। मांझी जी कार्यकर्ताओं की भावना को प्रकट करते हैं और करना भी चाहिए, नेता हैं, इसलिए तो नेता हैं। अब देखिए, कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है, आप भी अपने परिवार में हैं, अपने घर में हैं, तो आप चाहेंगे कि मेरा परिवार के कोई लोग अच्छा बने, उसके लिए आपकी भी इच्छा होती है। उसी तरह से हमारा एक हम परिवार है, हम परिवार में बहुत सारे कार्यकर्ता, उनका डिमांड रहता है, उनकी इच्छा भी रहती है कोई भी कि हम एमएलसी बने, चाहे जहाँ भी महत्वाकांक्षा होती है, तो उस महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए तो डिमांड करना होगा ना। लालू यादव की राबड़ी आवास को लेकर के सियासत हो रहा है कि राबड़ी आवास जो है वो नहीं छीनना चाहिए। उनके गार्ड कब कर रहे हैं आप, कभी गमछा के बारे में बोल रहे हैं, कभी गार्ड छीन रहे हैं, आवाज छीन रहे हैं। इसकी जरूरत है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि सत्ताधारी दल जो है वो बेकाबू हो चुका है। देखिए, गमछा की जो बात करते हैं, इसको तो तेजस्वी जी भी मानते हैं, उसका बैड इफेक्ट उनको हुआ है। उसका प्रिकॉशन जो हुआ वो टोपी पर आ गए थे, आपको याद होगा। गमछा लोगों को कहेंगे छोड़ दो, गमछा से टोपी पर आ गए, टोपी पे आ गए। तो गमछा का जो साइड इफेक्ट है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको याद दिलाया कि इससे बचिए, तभी आपका कुछ भला होगा। तो एक ऐसी बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बात नहीं है। जहां तक देखिए सुरक्षा का बात हो, आवास का बात हो, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम परमानेंट नहीं है, ये बात को समझना चाहिए। जनता का विश्वास जब तक आपके साथ है तो आप हैं, और नहीं तो आपको इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम जिस सामाजिक सेवा में हैं, तो कभी पद पर हैं, कभी ऐसे हैं, समाज की सेवा करना, जनता की सेवा करना, उसमें ये चीज का कहीं कोई मतलब नहीं। आवाज बड़ा चाहिए कि सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, जब आप जनता की सेवा करती, सब चीजों को छोड़ दीजिए। और कुछ सरकार का भी अपना हिसाब किताब होता है, सुरक्षा किसको देना है, विजिलेंस है, इंटेलिजेंस है, उसका फीडबैक आता है, तो उस आधार पर काम किए जाते हैं जो सरकार सबको नहीं बता सकती है। तो हम समझते हैं ये बेकार का रोना है इस चीजों से। वो आपके आवास, आपके पिताजी के आवास पर भी बोलते हैं। देखिए, वो मेरे पिताजी का आवास नहीं हो, तो ज्योति मांझी जी के नाम से आवंटित है। जिस समय वो सांसद बने उसके बाद वो ज्योति मांझी जी के, वो रिकॉर्ड में देख ली, ज्योति मांझी जी के नाम से जो बाराचट्टी की विधायक है उनके नाम से आवंटित की गई थी, और वो आवंटन अभी पुनः नहीं हुआ, वो उनके नाम से पुनः हो जाएगा, क्योंकि एंटाइटल है, 3 बार की विधायक हैं, कमेटी के चेयरमैन है। तो हमको नहीं लगता, हम लोग तो कभी नहीं, हम देखिए कि ये आवास में हम रेगुलर रहते हैं, हमें तो ऑफर भी किया गया था कि बड़ा आवास ले लीजिए, हम कि नहीं ठीक है। तो ये हमको नहीं लगता है कि चीज़ों में आना चाहिए। अगर आपको मौका मिला है, आपका पद बड़ा है, कद बड़ा है, आपको उस तरह का व्यवस्था चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो सरकार आपको देती है, और सरकार उनको दूसरा जगह भी दे रही हो, उससे बड़ा ही है। लेकिन वो लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि हम उतने दिन से रह गए, सेंटिमेंटल लगा हो गया, 35 सालों से है, इसको कैसे छोड़े। हाँ, 35 सालों से है, उसको कैसे छोड़े। लेकिन ये बात सोचना चाहिए कि आपका अपना नहीं है, उसको आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही है। तो ये संतोष सुमन जी थे। नीतीश कुमार जी जैसा सधे हुए बोलते हैं, और इतने देर तक अगर इनसे हम पूछ लिए तो ये हमारी जिंदगी की, हमारी पत्रकारिता का उपलब्धि है, क्योंकि संतोष सुमन जी से इतने बात आमतौर पर कोई पत्रकार नहीं कर पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।